पिछले अध्याय में हमने राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूह के बारे में चर्चा करेंगे। दबाव समूह को ऐसे संगठन की संज्ञा दी जा सकती है जो चुनाव लड़े बिना सरकारी नीति तथा निर्णयों को प्रभावित करने का उपक्रम करते हैं। इन्हें निजी संगठन कहा जाता है। अब हम देखेंगे इनका अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर। दबाव समूह गैर राजनीतिक, गैर सरकारी, ऐच्छिक तथा औपचारिक रूप से संगठित समूह होते हैं जो अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकता और हितों की पूर्ति से संबंधित होते हैं। ये नागरिकों के सामान्य हितों को अभिव्यक्त नहीं करते और उन्हें अभिव्यक्त करने का दावा भी नहीं करते। इनके उद्देश्य सीमित, संकीर्ण और विशेष प्रश्न, समस्या या मसले तक केंद्रित होते हैं, जैसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय किसान यूनियन आदि दबाव समूह के उदाहरण। दबाव समूह राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना नहीं चाहते। ये मतदाताओं की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कार्यक्रम या घोषणा पत्र नहीं निकालते। ये निर्वाचन में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते हैं। इन्हें कोई राजनीतिक कार्यक्रम या नीतियाँ नहीं होती है। ये स्वयं निर्णय नहीं लेते, बल्कि निर्णय लेने वाली प्रक्रिया सार्वजनिक अधिकारियों, विधायकों, सांसदों एवं नीतियों को प्रभावित करने का काम करते हैं। दबाव समूह की अपनी कोई ठोस नीति या कार्यक्रम नहीं होता है, फिर भी ये शक्ति संगठन होते हैं और अपने सदस्यों के हितों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं। ये अपने सदस्यों के लिए लाइसेंस प्राप्त करते हैं, करों को लगाने या न लगाने में दिलचस्पी रखते हैं, सरकारी सहायता, संरक्षण और सुविधा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, किसी अमुक विधेयक को पास कराने या न करवाने में हिस्सा लेते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न, व्यक्तिगत संपर्क, मनोरंजन के साधन जैसा कि भोजन, मद्यपान, कामुक स्त्रियों का प्रयोग, विदेश यात्रा का लालच, धन, घूस, जनमत का दबाव, लॉबिंग, रैलियाँ, प्रदर्शन, सर्वव्यापी हड़ताल, बंद, धरना प्रदर्शन आदि का प्रयोग कर सकते हैं। परिभाषा है। सबसे पहले माइनरवियर कहते हैं कि हित या दबाव समूह ऐसा स्वैच्छिक संगठन या समूह है जो प्रशासनिक ढांचे से बाहर रहकर सरकारी कर्मचारियों के नामांकन अथवा नियुक्ति तथा सार्वजनिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ओडिगार्ड कहते हैं कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक या अनेक सामान्य उद्देश्य व स्वार्थ हों और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करें कि उनके अपने हितों की रक्षा में वृद्धि हो। एच जेगलर ये कहते हैं कि दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की जिज्ञासा रखता है। हेनरिएट टर्नर कहते हैं कि दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति के किसी चरण को प्रभावित करने का प्रयास करता है। बीओबी कहते हैं कि दबाव समूह सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए निजी संगठन है। यानी कि संक्षेप रूप में हम कह सकते हैं कि दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप ऐसा समूह जो क्या करता है, व्यवस्था पर दबाव डालने का कार्य करता है अपने निजी उद्देश्य, हितों या स्वार्थों की पूर्ति के लिए। यानी कि किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए गठित लोगों का ऐसा समूह जो येन केन प्रक्रिया अपने उद्देश्यों, स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है और इसके लिए वो सभी वैध या अवैध सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करता है, व्यवस्था पर दबाव डालने का कार्य करता है। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, प्रेशर ग्रुप्स या दबाव समूह। अब दो तीन समानांतर शब्द आते हैं कि भाई हित समूह या दबाव समूह या लॉबिंग, इनमें क्या अंतर होता है। हित समूह, हितबद्ध समूह, दबाव समूह और लॉबी तीनों मूल उद्देश्य अपने समूह के हितों की पूर्ति करना है। फिर भी इन तीनों में कुछ भेद पाए जाते हैं। जब समान हित वाले व्यक्ति संगठित होते हैं और अपने विशेष वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तो उन्हें हितबद्ध गुट कहा जाता है। जब यह संगठित हितबद्ध गुट विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों व निर्णय लेने वाले अधिकारियों का दबाव या प्रभाव डालते हैं तो उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। और जब दबाव समूह का समर्थन करने वाले व्यक्ति या अभिकर्ता या वैज्ञानिक प्रचार विधानसभा के बरामदों में विधायकों पर प्रभाव डालते हैं और वे किसी विशेष विधेयक या नीति के पक्ष या विपक्ष की मतदान करे तो उसे लॉबिंग कहा जाता है। दबाव समूह लॉबिंग नहीं है।
दबाव समूह की गतिविधियां लॉबिंग से व्यापक और विशाल होती हैं, जबकि लॉबिस्ट की गतिविधियां सीमित होती हैं। अब देखेंगे हम दबाव समूह के कुछ सामान्य लक्षण या इनके कुछ विशेषताएं। सबसे पहला है विशेष हित एवं सामूहिक क्रिया। विशेष हित दबाव समूह के निर्माण का मूल आधार है। इसके अभाव में दबाव समूह का निर्माण नहीं हो सकता। विशेष हित व्यक्तियों को संगठित होने की प्रेरणा देता है। जिस तरह एक ही रंग के पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं, उसी तरह समान हित रखने वाले व्यक्ति अपने हितों की सुरक्षा, पूर्ति और वृद्धि के लिए इकट्ठे कार्य करते हैं। समूह के सदस्य समूह की क्रियाओं में जितना सक्रिय भाग लेते हैं एवं समूह की क्रियाएं जितनी व्यापक होंगी, उतना ही वे अपने हितों की पूर्ति में सफल होंगे। दूसरा है राजनीतिक लुक्का छिपी की भूमिका। दबाव समूह खुलकर राजनीति में भाग नहीं लेते, वे गुप्त रूप से पर्दे के पीछे रहकर राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वे अपने आप को गैर राजनीतिक, गैर सरकारी संगठन बताकर अपनी तटस्थता को अभिव्यक्त करते हैं। वे हितों की पूर्ति के लिए अस्थिर राजनीतिक वफादारियों का सहारा लेते हैं। वे चुनाव नहीं लड़ते और न ही चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं। वे उम्मीदवारों के नामांकन को प्रभावित करते हैं तथा उनके चुनाव प्रचार के लिए धनराशि देते हैं। इसलिए दबाव समूह या गुट समूह को गुमनाम साम्राज्य, गैर सरकारी शासन, अदृश्य शासन, विधानमंडल के पीछे विधानमंडल की संज्ञा दी जाती है। तीसरा, सीमित एवं परस्पर व्यापी सदस्यता। दबाव समूह की सदस्य संख्या सीमित होती है। इनकी सदस्यता परस्पर व्यापी होती है। एक व्यक्ति एक समय पर अनेक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। उदाहरणतः एक व्यक्ति एक समय पर पितृ समूह, उपभोक्ता समूह, मोहल्ला समूह या शिक्षक संघों का सदस्य हो सकता है। लेकिन एक ही व्यक्ति एक ही समय पर एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, एक से अधिक राजनीतिक दलों का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ दबाव समूह के साथ ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति अपने अलग अलग हितों या स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक ही समय में अलग अलग दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। चौथा है स्वार्थ सिद्धि। दबाव समूह के निश्चित कार्यक्रम या नीतियाँ नहीं होती, उन्हें केवल विशेष हित होते हैं। ये विशेष विषय तक सीमित रहते हैं। ये राजनीति में व्यवसाय के कारण नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के कारण विद्यमान रहते हैं। पांचवा है वर्गीय दृष्टिकोण। दबाव समूह नागरिकों के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये इसका दावा भी नहीं करते कि वे समाज के एक वर्ग या वर्ग के एक भाग या विशिष्ट मसले तक सीमित रहते हैं। ये उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसी हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य सिद्धि की सर्वोपरिता। दबाव समूह का एकमात्र लक्ष्य अपने उद्देश्य या स्वार्थों की पूर्ति करना। ये येन के इन प्रक्रिया अपने हितों या स्वार्थों की पूर्ति चाहते हैं। ये इसकी पूर्ति के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील रहते हैं। इस तरह ये स्वार्थपरता या उद्देश्य सिद्धि इनका चरम लक्ष्य या परम लक्ष्य होता है। सातवां है वैधानिक या गैर वैधानिक साधनों का प्रयोग। दबाव समूह का एकमात्र लक्ष्य अपने उद्देश्य या लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है। अतः वे इसकी पूर्ति करने के लिए उचित, अनुचित, वैधानिक, गैर वैधानिक साधनों का सहारा लेने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक स्वरूप। दबाव समूह का स्वरूप औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही होता है। जब किसी दबाव समूह का स्वरूप संगठित होता है तो उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। जब इसका स्वरूप ऐसा नहीं होता है तो उसे अनौपचारिक संगठन कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर क्या है। सबसे पहला उद्देश्य। दबाव समूह शासन सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। वे पदों को प्राप्त करना नहीं चाहते और न ही अपने सदस्य को पद दिलाने की इच्छा रखते हैं। जबकि दूसरी ओर राजनीतिक दल शासन सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। वे अपने दल के सदस्य को सार्वजनिक पद दिलवाने के लिए इच्छुक होते हैं। दूसरा है कार्यक्रम संबंधी अंतर। दबाव समूह निर्वाचनों में अपने प्रत्याशियों को उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं करते हैं। ये निर्वाचन में कोई कार्यक्रम या नीतियों की घोषणा नहीं करते हैं। जबकि दूसरी तरफ राजनीतिक दल निर्वाचनों के माध्यम से ही शासन सत्ता को प्राप्त करते हैं। वे चुनाव में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं तथा उन्हें जिताने का प्रयास करते हैं। वैचारिक अंतर। विचारधारा की दृष्टि से दबाव समूह अधिक ठोस और जातीय समूह होता है। यह उन्हीं व्यक्तियों का समूह होता है जिनका विशेष विषय या मसले पर समान हित या स्वार्थ होता है। विचारों की दृष्टि से यह संगठित दबाव समूह राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी होता है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल का आधार और उद्देश्य व्यापक होता है। यह किसी विशिष्ट विषय या मसले से संबंधित नहीं होता है, बल्कि सार्वजनिक उद्देश्यों से संबंधित होता है।
नेक्स्ट है सदस्यता संबंधी अंतर। दबाव समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी होती है। एक व्यक्ति एक समय पर उतने ही दबाव समूह का सदस्य बन सकता है जितने उसके हित होते हैं। उदाहरणतः एक व्यक्ति एक समय पर पितृ समूह, उपभोक्ता समूह, मोहल्ला संघों, शिक्षक संघों आदि का सदस्य हो सकता है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों की सदस्यता अन्यन होती है। कोई व्यक्ति एक समय पर एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है। दल के सदस्यों की भक्ति एकाग्र होती है। वे उसी नीति से सहमत हो या न हो, दल की सदस्यता स्वतंत्र विचारों का हनन करती है। पांचवा है साधनों संबंधी अंतर। दबाव समूह का सर्वोपरि लक्ष्य अपने हितों या उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। इसके लिए वे संवैधानिक तथा असंवैधानिक दोनों ही तरीकों का सहारा लेते हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दल केवल संवैधानिक साधनों का ही सहारा लेते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में भिन्नता के बाद भी वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। वे एक दूसरे के सहायक और पूरक होते हैं। वे एक दूसरे के शत्रु नहीं मित्र होते हैं। जहाँ एक विशेष हितों की रक्षा कर समाज की सेवा करता है, वहीं दूसरा सार्वजनिक हितों पर बल देकर विशेष हितों को सार्वजनिक हितों के समान मिलाने का प्रयास करता है। आइए अब हम देखेंगे दबाव समूह के प्रकार या उनका वर्गीकरण। दबाव समूह का वर्गीकरण करना कठिन है। ये समय, परिस्थिति, आवश्यकता और हितों पर निर्भर करते हैं। समाज में जितने अधिक हित वर्ग या समूह होंगे, उतने ही अधिक दबाव समूह होंगे। दबाव समूह की प्रकृति और मात्रा समाज में औद्योगिकरण, विकास, शासन प्रणाली आदि पर निर्भर करती है। सामान्यतः दबाव समूह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है संस्थागत दबाव समूह। इसके प्रमुख कारण शासन के भिन्न भिन्न विभाग हैं। ये शासन के भिन्न भिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए विद्यमान होते हैं। ये सरकारी प्रक्रिया को जारी रखते हैं। दूसरा है गैर सामुदायिक दबाव समूह। ये वर्ग, जाति, रक्त संबंध, धर्म या अन्य किसी परंपरागत लक्षण पर आधारित होते हैं। ये अनौपचारिक और मौसमी होते हैं। तीसरा है अनियमित दबाव समूह। ये सहज ही उत्पन्न होने वाले दबाव समूह हैं। प्रदर्शन, जुलूस, रैली या उपद्रव आदि इसी प्रकार के दबाव समूह। और लास्ट है इसमें सामुदायिक दबाव समूह। ये औपचारिक रूप से संगठित होते हैं। ये विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनकी सुरक्षा, सिद्धि और विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अब देखते हैं कि दबाव समूह अपने हितों या स्वार्थों की पूर्ति के लिए किन किन प्रकार की तकनीकों को काम में लेता है। सबसे पहला है इसके अंतर्गत लॉबिंग। लॉबिंग का सामान्य अर्थ है विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित करना। इसका व्यापक अर्थ है शासन के अंगों अर्थात अभिकरणों तथा निर्णय लेने वाले अधिकारियों को प्रभावित करना। जब दबाव समूह के सदस्य विधायकों को किसी विधान के पक्ष या विपक्ष में मतदान के लिए प्रभावित करते हैं, तो यह निर्णय लेने वाली प्रक्रिया किसी प्रशासनिक अधिकारी पर किसी विशेष विषय या माध्यम में निर्णय लेने के लिए दबाव डालती है। लॉबिंग एक राजनीतिक तकनीक है जिसका एकमात्र उद्देश्य शासन को प्रभावित करना है। दूसरा है जनसमर्थन। अनेक बार दबाव समूह सार्वजनिक जनता का समर्थन प्राप्त करके विधायकों या निर्णय लेने वाले अधिकारियों को प्रभावित करता है। चौथा है सनसनी फैलाने वाले तरीके। इन्हें बाधा प्रस्तुत करने वाले या दुखदायी तरीके भी कहा जाता है। कीफ इन्हें असभ्य लॉबिंग की संज्ञा देते हैं। यह तरीका उन दबाव समूहों द्वारा अपनाया जाता है जो किसी विशेष उद्देश्य, उद्योग, कार्यालय, प्रतिष्ठान द्वारा छटनी किए गए कर्मचारियों द्वारा निर्मित होते हैं। पांचवा है न्यायालय। अनेक बार दबाव समूह अपने हितों की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण लेते हैं, अर्थात न्यायालय में याचिका पेश कर अपने पक्ष में निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। छठा है बल प्रयोग। जब अनुनय की राजनीति असफल हो जाती है, भ्रष्ट साधन कारगर नहीं होते हैं और न्यायालय संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो दबाव समूह निर्णय को प्रभावित करने के लिए हड़ताल, बंद, धरना, घेराव आदि सीधी कार्रवाई के साधनों का सहारा लेते हैं। अब देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका क्या होती है। पहला है शासन एवं समाज का रूप। जहाँ शासन और समाज का रूप लोकतांत्रिक है, जहाँ स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, संघ तथा समूहों को बनाने की स्वतंत्रता है, जहाँ शासन और समाज खुला, सभ्य और औद्योगिक है, वहाँ दबाव समूहों का विद्यमान होना स्वाभाविक है। इस प्रकार के समाजों में दबाव समूह के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज्ञा होती है। सर्वसत्तावादी एवं बंद समाजों के दबाव समूह विद्यमान होते हैं।
परंतु इनमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती है। दूसरा इसमें दल व्यवस्था। किसी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह का प्रभाव दलीय व्यवस्था पर निर्भर करता है। द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह का प्रभाव अधिक होता है, जबकि बहुदलीय व्यवस्थाओं में दबाव समूह का प्रभाव कम होता है। तीसरा है दबाव समूह का काल, रूप और मेल। किसी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका और प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि समूह का जीवन काल और सामाजिक स्तर क्या है, समूह के पास धन की मात्रा और उसे व्यय करने की इच्छा कैसी है, उसके सदस्यों की संख्या और सदस्यों में तालमेल कैसा है। अब हम देखेंगे दबाव समूह के कार्य। सबसे पहला इसमें मांगों में तालमेल बैठाना। दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विद्यमान अनेक लोगों की मांगें, शिकायतें और रचनात्मक कार्यों में तालमेल बैठाते हैं। दूसरा, समान रुचि रखने वाले व्यक्तियों को संगठित करना। सरकारें प्राय बुद्धिजीवियों, समाज सेवकों या साधारण नागरिकों के व्यक्तिगत विचारों के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण अपनाती है। अतः दबाव समूह उन्हें अर्थात रुचि रखने वाले व्यक्तियों को गुटों में संगठित करते हैं। तीसरा है विशिष्ट राय प्रदान करना। दबाव समूह अत्यधिक जटिल प्रश्नों पर विधायकों को विशेष राय प्रदान करते हैं। इनका ज्ञान, अनुभव और विशेषता विधायकों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होती है। चौथा है सूचनाएं प्रसारित करना। दबाव समूह सार्वजनिक विषयों पर सूचनाएं प्रसारित करते हैं। ये अपने सदस्यों की इच्छाओं और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लॉबिंग द्वारा उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। पांचवा है प्रतितुलित व्यवस्था। दबाव समूह आपस में संदिग्ध पहरेदार की भांति कार्य करते हैं। ये विधायकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अनुकूल नीति अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। छठा है भौगोलिक प्रतिनिधित्व के पूरक। दबाव समूह भौगोलिक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली के पूरक है। ये व्यवसायिक या कार्यात्मक या वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। सातवां, सामाजिक संघर्ष को कम करने में सहायक। दबाव समूह अपने समूह के सदस्य जो प्राय रंग बिरंगी विचारधारा के होते हैं, एक मध्यस्थ का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है इसमें जनमत निर्माण में सहायक। दबाव समूह कुछ उद्देश्यों के लिए व्यापक विचार प्राप्त करते हैं। ये जनमत का निर्माण करते हैं और आवश्यक हो तो आंदोलनों का सहारा लेकर किसी अमुक नीति के पक्ष या विपक्ष में वातावरण तैयार करते हैं। नौवां है प्रयोजनों को सिद्ध करना। दबाव समूह शासन अधिकारियों से निजी संपर्क बढ़ाकर अपने प्रयोजनों के औचित्य को सिद्ध करते हैं। 10वां, राजनीतिक दलों की सहायता। दबाव समूह राजनीतिक दलों के साथ सहयोग करते हैं। ये उम्मीदवारों के चयन में सहायता करते हैं। ये धनराशि से दलों की सहायता करते हैं। अब देखते हैं हम कंक्लूजन या मूल्यांकन। ठीक है, एलिवेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह को मूल्यांकन करने वाले गुणों और दोषों की दृष्टि से रखा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे दोष। फेडरिक इन्हें शैतानी शक्ति की संज्ञा देते हैं। इन्हें ऐसी पाप आत्माएं समझा जाता है जो सार्वजनिक अनैतिकता, भ्रष्टाचार और घूसखोरी को बढ़ावा देते हैं। कुछ प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है भ्रष्टाचार के गढ़। दबाव समूह भ्रष्टाचार के गढ़ है। लॉबिंग जैसे साधन छल और कपट से भरे हुए हैं। लॉबिंग का अर्थ ही भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी है। दूसरा है सार्वजनिक हितों की उपेक्षा। दबाव समूह केवल अपने ही स्वार्थ हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उन्हीं की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इससे उन महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितों की उपेक्षा होती है जो संगठन के अभाव में अपना प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ होते हैं। तीसरा, अप्रजातांत्रिक। दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो प्रभाव और शक्ति का प्रयोग तो करते हैं, परंतु वे उनके लिए उत्तरदायी नहीं होते। वे लुका छिपी और गुप्त रूप से लाभ उठाते हैं, परंतु उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें संकीर्णता के द्योतक। दबाव शब्द स्वभाव से ही संकीर्णता का द्योतक है। यह इस बात का प्रतीक है कि अमुक कार्य को इसलिए नहीं किया गया या अमुक नीति को इसलिए नहीं अपनाया गया कि उससे करने या अपनाने से कोई औचित्य था, बल्कि उसे इसलिए किया गया या अपनाया गया कि उसे करने या अपनाने के लिए किसी सुदृढ़ संगठित समूह का दबाव था। अब हम देखेंगे इसके गुण या मेरिट। सबसे पहला है लोकतंत्र के पूरक। दबाव समूह लोकतंत्र की क्रियान्विति में बाधक नहीं है, बल्कि वे उसके पूरक हैं। ये प्रशासन में नागरिकों की साझेदारी बढ़ाते हैं या निर्वाचन में मतदान के समय असंगठित समूह कुछ प्राप्त करने में शक्तिहीन होते हैं, वह दबाव समूह उन्हें संगठित करते हैं। दूसरा है प्रतिनिधित्व की क्षेत्रीय प्रणाली के पूरक।
दबाव समूह प्रतिनिधित्व की क्षेत्रीय प्रणाली के पूरक हैं। जब प्रतिनिधित्व की क्षेत्रीय प्रणालियाँ सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनकी पूर्ति के लिए कार्यरत रहती हैं, वह दबाव समूह व्यावसायिक, कार्यात्मक या विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है अवरोध और संतुलन के सिद्धांत के पोषक। दबाव समूह सत्ता के निरंकुश प्रयोग पर एक शक्तिशाली नियंत्रण का कार्य करते हैं। वे एक दूसरे पर अवरोध और संतुलन के रूप में कार्य करते हैं। और लास्ट है इसमें सूचना प्रसारण के केंद्र। दबाव समूह सूचना प्रसारण के रूप में कार्य करते हैं। ये जनसंपर्क के साधनों द्वारा जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और इन्हीं के माध्यम से लाखों लोग अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। ये अनिर्णय व अस्पष्ट भावनाओं को स्पष्ट करते हैं। फाइनर का मत है कि ये तृतीय सदन सहायक शासन के रूप में कार्य करते हैं। स्टीफन के बेली का मत है कि बौद्धिक नेतृत्व के समर्थन के अतिरिक्त अपने संगठन में राय भी जुटाते हैं। ये सामान्य राजनीतिक फ्रंट को निर्मित करने के लिए एक दूसरे को मिलाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वे प्रति उद्देश्य के रूप में भी कार्य करते हैं, परंतु जब वे सुदृढ़ और एकजुट नेतृत्व के अधीन इकट्ठे होकर कार्य करते हैं तो राजनीतिक प्रक्रिया में अनिवार्य कार्य को संपन्न करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दबाव समूह सार्वजनिक आकांक्षाओं और नीति के मध्य पुल का कार्य करते हैं। थैंक यू।